हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रॉप ऑफ नॉलेज। माई सेल्फ अर्चना, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। ओके, उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स एक्ट लेकर आए थे और कैसे कैसे हमारा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब जो सेकेंड टॉपिक था, हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे। आज का जो लेक्चर होने वाला है, तो आज हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम ओपन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पेज होगा इट इज प्रीएम्बल। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करते हैं तो प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस, पहला पन्ना है हमारे संविधान का। ओके, और इसको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एंड आपको एक नाम और अच्छे से याद रखना है, इट इज N.A. पालकीवाला। इन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल का मीनिंग आपको पता चल गया है कि प्रीएम्बल है क्या। अब जो प्रीएम्बल है वो हमें कुछ मेन आइडियाज के बारे में, कुछ मेन चीजें बताता है। जैसे ये हमें सोर्स बताएगा, नेचर बताएगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा, और इसमें डेट भी मेंशन है। तो वो सब चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अभी उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। अब ये जो प्रीएम्बल था, प्रीएम्बल का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ और हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो ये भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रीएम्बल की, यूएसए कंट्री जिनका अपना एक प्रीएम्बल था, तो हमने भी प्रीएम्बल वहीं से यूएसए को कॉपी किया। यूएसए का खुद का प्रीएम्बल है और उनके जो प्रीएम्बल की स्टार्टिंग है वो भी वी द पीपल ऑफ यूएसए से स्टार्ट होती है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग होगी। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। यूएसए से हमने यूएसए का अपना खुद का एक प्रीएम्बल है और इंडिया का भी अपना एक खुद का प्रीएम्बल है। ओके, अब इसकी बात करें प्रीएम्बल कैसे स्टार्ट होता है, मतलब प्रीएम्बल हिस्टोरिकली अगर हम इसको देखें तो इसका प्रोसेस कब से आया। मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने कुछ अपने व्यूज दिए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। तो आपको वो मैं बता चुकी हूँ, डेट बताई थी, आपको वो अभी याद रखनी है। 13 दिसंबर 1946 ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था नेहरू जी द्वारा लाया गया, उसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारा प्रीएम्बल है, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। ओके, तो आपको प्रीएम्बल क्लियर हो गया होगा। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम एज जैसे हमारी बुक होती है उसमें इंडेक्स होता है, यही हमारा सेम रोल प्ले करता है प्रीएम्बल। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वन बाय वन हम इसके अंदर जितने भी की फीचर्स दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल के अंदर जो टर्म्स दी गई है, तो सबसे पहले अब हम अपना जो इंडिया का प्रीएम्बल है उसको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, और आपको फिर वन बाय वन मैं सभी टर्म्स यहाँ पर क्लियर करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो अभी हमने जो पूरा प्रीएम्बल की रीडिंग लगाई थी उसको पूरा समराइज करके मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है,
तो हमारा जो प्रियम्बल है वो 4 आइडियाज शो करता है। सबसे पहले जो मैंने लिखा है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। मैंने आपको बोला हमारा जो प्रियम्बल है उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी वो स्टार्ट होगी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो जो ये फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी शो करती है। अथॉरिटेटिव पावर किसके पास होगी? पीपल के पास। हम भारत के लोग जो पीपल हैं उनके पास एक पावर है और वही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स है। उन्हीं के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है एंड उन्हीं के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ओके, अगर हम पहले की बात करें बिफोर इंडिपेंडेंसी, तो हम ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फॉलो करते थे। ओके, हमने इसमें क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सबसे सुप्रीम पावर जो दी वो हमने लोगों को दी। ओके, तो सबसे पहले जो अगर आपसे पूछा जाता है इनमें से क्या पावरफुल है, किसके पास अथॉरिटेटिव पावर है अकॉर्डिंग टू आवर प्रियम्बल, चाहे वो लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, और सबसे अबव कौन होगा? हमारे पीपल होंगे। ओके, आप जैसे जैसे पॉलिटी आगे पढ़ेंगे तो आपको पीपल का रोल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड बात करें, सेकंड आइडिया जो है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर की बात करता है हमारा प्रियम्बल और नेचर में कुछ की वर्ड्स है, वन बाय वन हम इन सब वर्ड्स को अभी आगे देखने वाले हैं और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस मैं आपको यहाँ पर समराइज कर रही हूँ जो भी हमने अभी प्रियम्बल पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट नेचर में क्या आएगा? सबसे पहला जो फर्स्ट वर्ड है इट इज सॉवरन। सॉवरन को हम हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता या फिर शासकीय है। सोवरन, आर इंडिया कंट्री इज सॉवरन। सेकंड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सामाजिक। देन सेक्युलर, सेक्युलर को हिंदी में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक, आर इंडियन कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। देन रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक मीन्स इन हिंदी गणतंत्र। तो नेचर शो कर रहा है हमारा प्रियम्बल इंडिया का। सोवरन, इंडिया इज अ सोवरन कंट्री, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड नेक्स्ट जो बात करता है ऑब्जेक्टिव की बात करता है, टू सिक्योर इट्स सिटीजन। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जस्टिस। जस्टिस कौन कौन से जस्टिस दी गई है वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं, नेचर कितने हैं, नेचर क्या क्या है एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और उसके बाद जो लास्ट हमें आइडिया मिलता है अपने प्रियम्बल से, इट इज डेट ऑफ एडॉप्शन। आपको अभी मैंने पूरा प्रियम्बल पढ़ के सुनाया, उसमें जो लास्ट में लिखा गया है एक डेट मेंशन है। यस, प्रियम्बल में डेट मेंशन की गई है, बट वो डेट कौन सी मेंशन है आपको इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। 26 नवंबर 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड इनेक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्स नहीं होता। फुली एनफोर्स कब हुआ था वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा चुकी हूँ। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनफोर्स डेट नहीं दी गई है, डेट ऑफ एडॉप्शन दी गई है। कब हमने एडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949। और अगर एनफोर्समेंट की डेट आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950। और क्यों किया गया था अगर आपको नहीं पता रीजन, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने आपको रीजन बताया हुआ है, अच्छे से क्लियर किया हुआ है क्या हुआ था, लाहौर सेशन एंड ऑल। ओके, तो आपको ये डेट जानने के लिए 26 जनवरी 1950 जानने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। तो आपको यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया अपना पूरा प्रियम्बल। अब वन बाय वन हम नेचर की बात करेंगे। नेचर में जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉवरन की। इंडिया इज अ सॉवरन स्टेट। हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज अ सॉवरन स्टेट? सॉवरन का मतलब मैंने आपको बोला अभी संप्रभुता इन हिंदी। इसका मतलब ये होता है इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री। अब अगर हम देखा जाए इंडिया की बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंसी ब्रिटिशर्स वगैरह जो हमारे ऊपर पूरी तरह से रूल करते थे और हम उन्हीं के अंडर में काम करते थे। और अब क्या हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो एक सॉवरन कंट्री है। इंडिया के पास इतना राइट है फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंटरनली एक्सटर्नली फ्री है। ओके, इंडिया की अपनी एक खुद की गवर्नमेंट है और जो कि हम लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है एक सोवरेन स्टेट बन चुका है, लेकिन पहले से हमारा जो इंडिया है वो पहले से सोवरेन नहीं है। ओके, तो ये कैसे पता चलता है? मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। नेक्स्ट, इट इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट और मेंबर ऑफ यूएनओ इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट एनी लिमिटेशन। इट्स मीन अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं
सपोज यूएन का पार्ट बन गए या फिर ब्रिक्स का, कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इंडिया की सॉवरेनिटी है ये हर्ट होती है, बिकॉज बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर। इट इज आवर चॉइस कि हम उसका मेंबर बने या ना बने। ओके, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सॉवरेनिटी इज संप्रभुता, शासकीय है, भारत का अपना खुद का शासन है, कोई एक्सटर्नल पावर उस पर शासन नहीं कर सकती। ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज होंगी, जितनी भी इंटरनल पॉलिसीज होंगी, एक्सटर्नल पॉलिसीज होंगी, तो वो हम ही डिसाइड करेंगे, कोई और आउटर कंट्री हमारे ऊपर डिसाइड नहीं करेगी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इट इज नेक्स्ट कीवर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सामाजिक। सामाजिक ये जो वर्ड है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त ये हमने वर्ड ऐड नहीं किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो कंट्री है वो सोशलिस्ट नहीं थी। हमारे डीपीएसपी में कुछ सोशलिस्ट चीजें हमारी डीपी में ऑलरेडी मेंशन थी, जो हमारी कंट्री को एक सोशलिस्ट कंट्री शो करता था। लेकिन इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और स्वर्ण सिंह कमेटी पर ये अमेंडमेंट आया था। ओके, तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे। उसमें से जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा सोशलिस्ट है, देन सेक्युलर है, एंड उसके बाद इंटीग्रिटी आएगा। इंटीग्रिटी आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको याद रखना है, सोशलिस्ट हमने लेटर ऑन ऐड किया है थ्रू 56th अमेंडमेंट एक्ट। कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डीपीएसपी, डीपीएसपी के फॉर्म में ऑलरेडी हमारी कुछ वर्ड्स थे जो शो करती थी कि हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है। जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो उसमें आपको और भी चीजें पता चलेंगी। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। अब जो सोशलिस्ट की बात करें, जो सोशलिस्ट होता है वो 2 टाइप का सोशलिस्ट होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट। अब इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है, इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अडॉप्ट किया है, सोशलिज्म अडॉप्ट किया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इनका जो मेन एम होता है, टू रिड्यूस पॉवर्टी, डिसीज, इग्नोरेंस, मतलब ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है वेयर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्ट, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करती है, तो वहाँ वो क्या होता है? हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लेकिन अगर हम इसका जस्ट अपोजिट देखें, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जो कि इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया है, इंडिया क्या अडॉप्ट कर दिया? इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। अगर हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की बात करें, तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है? यहाँ पर कम्युनिस्टिक से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर पूरी तरह से स्टेट का रोल होता है, पूरी तरह से नेशनलाइजेशन होता है, और अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी वही पूरी तरह से डोमिनेट होगी, और यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशन होता है, नेशनलाइजेशन होता है, हर चीज की परमिशन चाहिए होती है फ्रॉम द स्टेट। तो आपको कम्युनिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मतलब समझ में आ गया होगा। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किया है। ओके, सामाजिक है, हमारी कंट्री सामाजिक है, और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे। वेलफेयर स्टेट बनाएंगे वो, लेकिन उसका प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा, एकदम से बहुत मतलब हम जोर जबरदस्ती के साथ वेलफेयर स्टेट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे अगर हम इंडिया का देखें, सोशलिज्म मार्क्सिज्म प्लस गांधीयन फिलोसफी हमने ऐड किया है, और ज्यादा बेंट है हमारा गांधी फिलोसफी की तरफ। 90% हमारा गांधीयन फिलोसफी हमने अपने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ऐड किया। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। सोवरेन क्या होता है? शासक। भारत अपना एक खुद का शासन है भारत पे, एंड भारत एक सामाजिक कंट्री है जिसमें वो पीपल वेलफेयर की बात करेगा, सभी लोगों की समानता की बात करेगा। और ये जो सोशलिज्म वर्ड है ये आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इन सब में देखने को मिलेगा, जहां हम इक्वालिटी की बात करेंगे एंड पॉवर्टी रिमूव करने की बात करेंगे। ये सब आपको डीपीएसपी में एंड फंडामेंटल राइट में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो यस, हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री सॉवरेन कंट्री भी है एंड हमारी कंट्री एक सोशलिस्टिक कंट्री भी है। अब हम 3rd and 4th टर्म्स भी देख लेते हैं। सेक्युलर, मैंने अभी आपको बोला था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, आपको ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं जो हमने लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए थे। ओके, 42nd, जिसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था।
सेक्युलर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष इन हिंदी बोला जाता है। इसका सिंपली मीनिंग देखें तो इंडिया का अपना खुद का एक ऑफिशियली रिलीजन नहीं होगा। इट मीन्स इंडिया एक किसी भी एक सिंगल रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको एक सिंगल रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा और उसको एक अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएगा। ओके, ऑफिशियली अपना खुद का इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर इंडिया एंड जितने भी सभी को सेम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इंडिया में। ओके, तो आपको सेक्युलर का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता। अब अगर हम बात करें सेक्युलरिटी की, जो हमें प्रियम्बल में मेंशन है, हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे इसमें फंडामेंटल राइट्स में, जो ये शो करते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। अब जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया है कि आर्टिकल 25 to 28 जो हम पढ़ते हैं, 25, 26, 27 एंड 28, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इंडिया का खुद का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा और वो किसी एक सिंगल रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। सभी के लिए इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज होंगी। ओके, एंड नेक्स्ट बात करें तो इंडिया ने जो सेक्युलरिज्म लेटर ऑन अडॉप्ट किया था इन आवर प्रीएम्बल ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, तो हमने पॉजिटिव सेक्युलर, ऐसा नहीं है कि सेक्युलर वर्ड ही पहली बार आया था, वर्ल्ड में पहले भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर यूज होता था, लेकिन हमने पहली बार ऐड किया और हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो किया। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम वेस्टर्न डेफिनेशन देखें ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो वहां पे क्या है, स्टेट एंड रिलीजन में फुली डाइवोर्स्ड होता है, डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। इट मीन्स रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट कभी रिलीजन में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, जहां पर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, लेकिन ऑल रिलीजन्स हैव सम स्टेटस, सेम स्टेटस एंड सपोर्ट। सभी को इक्वली सपोर्ट किया जाएगा बाय द स्टेट एंड इक्वली स्टेटस दिया जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये दोनों टर्म्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेक्युलर अच्छे से याद रखना है एंड इसके साथ साथ सोशलिस्ट भी आपको वर्ड याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपने डेमोक्रेसी आपने पहले भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। डेमोक्रेसी जो कि हम बचपन से एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं, डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, पीपल का रूल, जहां पर लोगों का रूल होगा। अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी थी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो जहां पर लोगों का शासन होगा। यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, इफ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सुप्रीम पावर बाय द पीपल। मैंने भी आपको बोला हमारी कंट्री यस डेमोक्रेटिक है, वो हमारा प्रीएम्बल की फर्स्ट लाइन ही शो कर देती है, वी द पीपल से, जो आपको मैंने बताया था अभी। तो हमारा जो प्रीएम्बल, हमारी जो कंट्री है, यहाँ पर सुप्रीम पावर किसको दी गई है, यहाँ पर पीपल को दी गई है। ओके, नेक्स्ट पॉपुलर सॉवरेनिटी। डेमोक्रेसी को हम पॉपुलर सॉवरेनिटी भी बोलते हैं। ओके, अब हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहां पर जनता जो होगी वो अपने प्रतिनिधित्व, अपने जो हेड होंगे उनको खुद से चुनती है, ठीक है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स की है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, जहां पर जो जनता होगी वो डायरेक्ट खुद से वोट डालती है। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो जनता होगी, जो पीपल होंगे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है एंड उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए क्या करेंगे, वोट डालते हैं। अभी मैं आपको हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बता देती हूँ कौन होता है, आपको ये भी याद रखना है। हेड ऑफ द स्टेट की बात करें, हेड ऑफ द स्टेट जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। अगर हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, हमारे प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इनको हम रियल हेड बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम रियल हेड बोलते हैं एंड अगर बात करें प्रेसिडेंट को तो इनको हम नॉमिनल हेड बोलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो वोट डालते हैं वो हमारे कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आपको ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी, हमने इन दोनों में से क्या लिया है, हमारे
इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन फर्दर हमने इनडायरेक्ट को डिवाइड किया है। इनडायरेक्ट भी टू टाइप्स की होती है, इट इज पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया जो फॉलो करता है इट इज इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है। ओके, इनडायरेक्ट representative parliamentary democracy where executive is responsible to legislature is dominant over executive form of government। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कौन कौन सी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी शो करती है? आपको पता होगा राइट टू वोट, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सब हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, और पीरियोडिक इलेक्शंस हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई, ये सब हमारा शो करती है कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो आपको ये सभी टर्म्स जो मैंने अभी तक करवाई है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। Our India country is a republic country. How we can say that India is a republic country, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें डेमोक्रेटिक पॉलिसी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक तो मोनार्की एंड नेक्स्ट सेकंड रिपब्लिक। ठीक है, हमने क्या, हमारे इंडिया कैसी है, नॉट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या है, रिपब्लिक है। हमारी कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा, मैंने अभी आपको बताया हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट हम प्रेसिडेंट को बोलेंगे एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों की पोजीशन देखें, ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं। कैसे आते हैं? थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन होता है दोनों पोस्ट पर, तभी ये अपनी सीट पर आ पाते हैं इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, वहां पर हेरिडिटी नहीं होगी। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता नहीं चलेगी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। सभी को मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो अगर हम रिपब्लिक कंट्री की बात करें, रिपब्लिक कंट्री वह कंट्री होगी जहां पर हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, इलेक्शन होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा फॉर अ फिक्स टर्म पीरियड, फॉर अ फिक्स टर्म। ठीक है, आपको ये रिपब्लिक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल यूएसए, इंडिया, रिपब्लिक कंट्री। अगर हम मोनार्की की बात करें तो मोनार्की में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ रिपब्लिक। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे, वहां पर क्या चलता है, वहां पर एक पर्टिकुलर क्लास को प्रिविलेज मिलता है एंड वहां पर हेरिडिटी चलती है, एक के बाद एक राजा बनता है, किंग एंड क्वीन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देती हूँ, ब्रिटेन एंड यहाँ पर यूएसए। ठीक है, तो मोनार्की एंड रिपब्लिक में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, और रिपब्लिक का मीनिंग पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल, नॉट इन इंडिविजुअल। जो हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होगी वो लोगों के बीच में होगी, किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, किसी एक पर्टिकुलर क्लास को हम प्रिविलेज नहीं देंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब जब जैसे जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ये जितने भी टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, आपको इनका रिफ्लेक्शन सब कुछ कहाँ मिलेगा, आर्टिकल्स में मिलेगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है डीपीएसपी में आपको ये सभी टर्म और क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 15 जो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हमारी कंट्री ये शो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है। अब जो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस दिया गया है वो 3 तरह का दिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जाता है, किन 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस वही नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। तो आपसे किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये आपको आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोशल जस्टिस है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सोशली डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिकली भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिकली स्टेटस देख हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ स्टेट। एंड नेक्स्ट पॉलिटिकल, सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिकों को
जैसे सभी नागरिकों को राइट टू वोट दिया गया है, सभी के लिए पॉलिटिकली राइट मिले हुए हैं, आप अपनी गवर्नमेंट में वॉइस रेज कर सकते हो, तो सभी को इक्वली राइट्स दिए गए हैं पॉलिटिकली, ठीक है। गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी को पॉलिटिकली राइट्स भी मिले हुए हैं, इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपको ये तीनों याद रखना है कैसी किस तरह की जस्टिस मिली हुई है। नेक्स्ट, अगर जस्टिस का मीनिंग ही इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, या फिर शेड्यूल कास्ट है, जनरल है, सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट करेगा भारत। इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास पीपल, और कुछ जगह हम जहाँ पर हम सब्सिडीज प्रोवाइड कराएंगे जो बहुत बैकवर्ड क्लास है, या फिर उनके वेलफेयर के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ काम करेगी, उन वेलफेयर स्टेट बनाएगी, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी जो बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, तो सभी को इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारा जस्टिस शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लिबर्टी की। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी, अभी आपको सबसे पहले ये याद रखना है हमें किस तरह की लिबर्टी मिली हुई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। एंड आपको किसी भी तरह, इसका सिंपली मीनिंग अगर देखें लिबर्टी का, तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, मतलब आपको किसी इंडिविजुअली किसी को ग्रो होना है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन हेयर सम लिमिटेशंस, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। लिबर्टीज जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर क्वालिफाइड। अब ये एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड क्या होती है, ये आपको फंडामेंटल राइट्स में भी पता चल जाएगा। तो लिबर्टी एंड the term given in preamble, liberty and fundamental rights, both are qualified, not absolute. It simply means qualified है तो मतलब तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट से हमारा स्टेट आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस रखता है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, बट विद सर्टेन लिमिटेशंस प्रोवाइडेड बाय योर स्टेट, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होंगी, लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स विद सर्टेन लिमिटेशंस। अब ये दो चीज देख लेना, जो जस्टिस है वो हमने कहाँ से लिया है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से, एंड लिबर्टी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि हुआ था 1789 to 1799 तक चला था, ठीक है। जस्टिस फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन एंड लिबर्टी फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आपको दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जस्टिस, सभी को इक्वली न्याय दिलाया जाएगा, चाहे वो सोशली बेस्ड पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक बेस्ड पे हो, चाहे वो पॉलिटिकली बेस्ड पे हो, ठीक है। एंड लिबर्टी की बात करें तो आपको थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इनकी आपको लिबर्टी दी गई है। अब आगे देखते हैं, इक्वालिटी एक कीवर्ड दिया गया है जिसका मीनिंग होता है समानता, ठीक है। भारत में हम सभी को समानता प्रोवाइड कराएंगे, सभी लोगों के बीच एक समानता देखने को मिलेगी। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी एक स्पेसिफिक क्लास को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल 15 देखने को मिलेगा आपको, किस किस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट की गई है। ओके, अगर हम इसमें देखें प्रियम्बल में जो इक्वालिटी दी गई है वो 3 बेसिस पे, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी मिली हुई है, ठीक है। तो जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनका मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 एंड 18 जो कि हमारा सिविक इक्वालिटी की बात करता है, सिविक इक्वालिटी शो करता है। आर्टिकल 14 देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब हम 1 by 1 फंडामेंटल राइट्स में सब पढ़ने वाले हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, क्लास। ओके, 16 पे हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। 17 में देखिए तो यहाँ पर अनटचेबिलिटी की बात की गई है। 18 में प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, ठीक है। तो ये सभी हमारा सिविक इक्वालिटी को शो करते हैं। अब अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें आर्टिकल 325 एंड 326 में देखने के लिए मिलेगी, जहां पर हमारे इलेक्शन के लिए बात की गई है। ये है क्या 325 एंड 326, आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझो, यहाँ पर हमें सभी को राइट दिया गया है इलेक्शन के लिए,
कोई भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक हमारा 39 में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि DPSP है, जहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। ये डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करेगा हमारा आर्टिकल 39, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जिससे हमें पता चलता है कि भारत में इक्वालिटी है, इक्वालिटी दी गई है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़े तो आगे देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का सिंपल मीनिंग होता है हिंदी में भाईचारा। लोगों के बीच आपको एक भाईचारा, लोगों के बीच एक भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने फ्रेटर्निटी वर्ड यूज किया है। फ्रेटर्निटी सिंपली मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ओके, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब सेंस ऑफ ब्रदरहुड अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप यही शो करता है। अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप नहीं होता है, स्टेट का अलग है, कंट्री का अलग है। कुछ कंट्रीज की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल USA। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम सभी इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद एक सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा शो करता है कि हम लोगों के बीच में एक यूनिटी है, ऑल्दो वी हैव डाइवर्सिटी बट स्टिल यूनिटी, ब्रदरहुड वो बना रहे, इसलिए हमने ये फ्रेटर्निटी वर्ड अपने प्रियम्बल में मेंशन किया है, ठीक है। और आर्टिकल 51A आप ये भी जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो बात करता है सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की बात करेगा। तो ये चीजें, ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इनसे आपको प्रियम्बल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारा जो इसका रिफ्लेक्शन है प्रियम्बल का, वो हमें आगे अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलता है। और यही हमारी पॉलिटी की, यही हमारी प्रियम्बल की खास बात होती है कि हमारा ये पूरा ब्रीफ स्ट्रक्चर दे देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो गाइज, अब हमने पूरा अपना प्रियम्बल देख लिया है। इंडिया का जो हमारा प्रियम्बल है हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स दिए गए थे वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको वो सभी टर्म्स याद रखनी है, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड मैंने जितनी भी चीज कराई है आपको वो चीजें याद रखनी है, बिकॉज यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे टॉपिक्स इसमें आपको कवर करूं, ठीक है। अब जो लास्ट फ्यू पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं प्रियम्बल के अंदर, सबसे पहले इट इज अ नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है ये मैंने शायद आपको पहले बताया है। नॉन जस्टिशिएबल मतलब आप प्रियम्बल के बेस पे डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हो। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर प्रियम्बल, इन सब में अगर देखा जाए तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही जस्टिशिएबल है, बाकी सभी नॉन जस्टिशिएबल होंगी। और क्यों होंगी वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रियम्बल अमेंडेड ओनली वंस सो फार। अभी मैंने आपको बताया हमारा जो प्रियम्बल है उसमें हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कब ऐड किए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के बेस, स्वर्ण सिंह कमेटी पर बेस्ड थी, ठीक है। तो अमेंडेड ओनली वंस सो फार, तो एक ही बार अभी तक भारत प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। यस, इससे आपको क्लियर हो रहा है कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, आपको वो अमेंडमेंट जरूर याद रखना है, 42nd, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। वो ड्राफ्ट प्रियम्बल, ये मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने एक ड्राफ्ट लेकर आए थे जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला था, और उसी का मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रियम्बल है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा था, ठीक है। कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा, तो वो सब हम देख चुके हैं पहले ही। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ड्राफ्ट किया था, ओके। अब हम बात करते हैं इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहेंगे? अभी आपको पता चला कि हमने अमेंडमेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली ये पार्ट है हमारे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। इसके बेस पे अगर हम बात करें तो 2 केसेस आपको याद रखने हैं, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपको ये केसेस पता होने चाहिए। री बैरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस, एंड सेकंड केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ठीक है। अब अगर हम बैरूबारी केस को देखें तो इस केस के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो पार्ट नहीं है तो हम उसको अमेंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया कि
preamble is not a part of Indian Constitution and it can't be amended. लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बात भूल गई थी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पार्ट्स को ऐड किया गया है, सेम उसी प्रोसेस से हमने अपना प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, सेम उसी प्रोसेस से, ठीक है। तो अब उसके बाद जो सेकंड केस आता है हमारा केशवानंदा भारती केस, स्टेट ऑफ केरला, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये केस डिसाइड हो गया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। तो कैन इट बी अमेंडेड, क्वेश्चन मार्क, यस अमेंडेड, और अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। सो गाइज, मैंने आपको प्रियम्बल कवर करा दिया है, प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने अपनी क्लास में सब कुछ कवर कराया है। अगर फिर भी आपको लगता है आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ छूटा है तो डू लेट मी नो एंड आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा प्रियम्बल, वी आर ओपनिंग आवर प्रियम्बल, अब हम वन बाय वन अपने नॉट प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर ओपनिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो वन बाय वन उसके अंदर जितने भी लेक्चर्स एंड पार्ट्स दिए गए हैं अब हम वही पढ़ेंगे। तो आफ्टर इट हम पार्ट फर्स्ट पे पहुंचेंगे और उसमें हम आर्टिकल्स देखेंगे, पार्ट फर्स्ट के अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं और सभी आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।